हेलो एवरीवन। तो हम क्या कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी डीएनए दैट वाज अवर और दैट इज स्टिल अवर जेनेटिक मटेरियल। जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो तो हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब एक जेनेटिक मटेरियल में क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, एक जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसमें क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो बेसिकली एक डीएनए में ये आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि सबसे पहला तो क्या होना चाहिए, वो अपना रेप्लिका प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, वो अपना क्या कर सके, रेप्लिका प्रोड्यूस कर सके। रेप्लिका प्रोड्यूस कर सके मतलब वो अपनी क्या कर सके, कॉपी प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या होता है कि आरएनए जो डीएनए होता है, ठीक है, वो तो क्या करता है, हमारी इन उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरता है। यू नो कि इन सब में क्या होता है, डीएनए और आरएनए में क्या होता है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है दैट इज दी स्टेबिलिटी। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ओके, आरएनए और डीएनए को। सेकंड हमारा क्या होता है, स्टेबिलिटी, कि जो जेनेटिक मटेरियल हमारा होता है वो केमिकली और क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होता है। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, इस चीज़ पे भी सही है कि डीएनए जो होता है वो काफ़ी स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए इज नॉन रिएक्टिव। ओके, प्लस क्या होता है कि जो डीएनए है, ओके, तो वो बिल्कुल स्टेबल है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डीएनए स्टेबल है। प्लस अगर आप लोगों को याद है तो मैंने कहा था कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं उनमें क्या होता है, एक बेसिक डिफरेंस सबसे पहले ये होता है कि डीएनए कंटेन्स थाइमीन। ओके, तो ये जो थाइमीन है इट इज प्रेजेंट इन द डीएनए बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। ओके, तो ये तो हुई उसकी सेकंड प्रॉपर्टी। जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज कि इसमें क्या होना चाहिए, जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा वो स्लोली क्या होना चाहिए, चेंज भी होना चाहिए। उसमें क्या आने चाहिए, स्लोली चेंज भी आने चाहिए। क्यों, क्योंकि थोड़ा तो इवॉल्व हो सके ताकि ऑर्गेनिज्म क्या हो सके, थोड़ा इवॉल्व हो सके। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, और स्टेबल है इसलिए क्या हो जाएगा, वो थोड़ा स्लो चेंजेस लाता है खुद में। ठीक है, वो आरएनए के कंपैरिजन में क्या होता है, खुद में थोड़े स्लो चेंजेस लाता है। ओके, उसके बाद में क्या हो जाएगा कि इसमें जो म्यूटेशन के चांसेस हैं वो भी क्या होते हैं, डीएनए में कम होते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल ज़्यादा है। ओके, द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज कि ये खुद को क्या कर सके, मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंडेलियन कैरेक्टर्स में क्या कर सके, खुद को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, अब ये पॉइंट भी अपन क्या करेंगे, आरएनए के साथ ही डिस्कस करेंगे इसको कंपेयर करके। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा, रेप्लिका। ओके, सबसे पहला आरएनए में भी पॉइंट क्या आ जाएगा, रेप्लिका आ जाएगा। ठीक है, अब अपन जब आरएनए में रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है। उसमें भी क्या होती है, रेप्लिकेशन की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो गया, आरएनए भी फर्स्ट क्वालिटी पे तो चेक हो गया। ओके, उसके बाद जो सेकेंड क्वालिटी है दैट इज दी स्टेबिलिटी। ओके, व्हेन इट कम्स टू स्टेबिलिटी आरएनए इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। ओके, आरएनए इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दी डीएनए। ओके, क्यों, उनके रीज़न बेसिक क्या होते हैं कि भाई जो आरएनए पे जो OH ग्रुप होता है, ठीक है, जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है आरएनए पे 2 नंबर कार्बन पे, ठीक है, वो उसको क्या बनाता है, थोड़ा रिएक्टिव बनाता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नॉट दैट स्टेबल, दैट्स व्हाई आरएनए इज नॉट दैट स्टेबल। अगर अपन डीएनए से कंपेयर करके देखें तो आरएनए जो है वो क्या है, कंपैरेटिवली
कम स्टेबल होता है। ओके, तो इस मामले में क्या कर दिया, डीएनए जीत गया थोड़ा सा। आरएनए भी स्टेबल तो है, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली क्या है, कम स्टेबल है, क्योंकि उसमें जो 2 कार्बन पे क्या होता है, OH ग्रुप होता है, वो इसको क्या करता है कि थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है। ओके, एंड अगेन वही बात है कि जो थाइमीन होता है, ठीक है, जो डीएनए में आरएनए की जगह जो थाइमीन होता है वो वहाँ पे रिप्लेस हुआ ही क्यों है, या वहाँ पे आया ही क्यों है, क्योंकि थाइमीन इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, और जो यूरेसिल है वो दैट इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। तो ये जो 2 प्रॉपर्टीज है, OH ग्रुप का प्रेजेंट होना सेकंड नंबर कार्बन पे, और जो यूरेसिल का प्रेजेंट होना आरएनए में, ये आरएनए को क्या बनाते हैं, कंपैरेटिवली लेस स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, प्लस ये जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं, ओके, ये क्या होने चाहिए, इतने तो स्टेबल होने ही चाहिए कि भाई नॉर्मल प्रोसेसेस के साथ चेंज नहीं हो जाए। जैसे अब जो डीएनए है, ठीक है, तो हमारा जो बॉडी का जो प्रोसेस है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है या एज चेंजेस है, तो क्या होना चाहिए कि ये इसके साथ एटलीस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इतना तो स्टेबल होना ही चाहिए। तो डीएनए तो क्या करता है कि इस चीज़ को अप्लाई कर लेता है, लेकिन आरएनए भी करता है, लेकिन वही चीज़ है कि आरएनए जो होता है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है, क्योंकि वो इतना रिएक्टिव है कि फिर वो रिएक्ट करता फिरता, और हमको जेनेटिक मटेरियल ऐसा नहीं चाहिए। तो इस मामले में कौन जीत जाता है, डीएनए। डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल जब अपन स्टेबिलिटी की बात करें। थर्ड चीज़ थी चेंज की, ठीक है, कि स्लोली उसमें थोड़ा बहुत तो चेंज का स्कोप होना ही चाहिए कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर पाए, इवॉल्व कर पाए, थोड़ा बेटर बन पाए, है ना। तो आरएनए जो है, डीएनए के तो हम बात कर चुके थे कि भाई डीएनए जो होता है वो स्लोली अपने अंदर चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाता तो है, ठीक है, लेकिन आरएनए की अगर बात करें, इस मामले में चेंजेस की बात करें, तो आरएनए इस मामले में क्या हो जाता है, जीत जाता है या शायद कहीं हार जाता है, क्योंकि बिकॉज वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो चेंज भी ज़्यादा किस में आएगा, आरएनए में ही आएगा, ठीक है। लेकिन आरएनए में तो इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस आ जाएंगे कि वो म्यूटेशन कॉज करेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सडन चेंज कॉज करेगा, वो क्या करेगा, म्यूटेशन को कॉज करेगा। ओके, और डीएनए जबकि क्या है, कंपैरेटिवली स्टेबल है, तो वो ओवर अ पीरियड स्लो चेंजेस तो लाएगा, इवॉल्व तो करेगा, लेकिन एज सच ज़्यादा म्यूटेशंस को कॉज नहीं करेगा, ठीक है। तो इस मामले में भी क्या होता है, डीएनए इज बेटर, क्योंकि आरएनए तो चेंज तो ला देगा, लेकिन सडन चेंजेस ला देगा ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से, इसलिए वो तो सीधा म्यूटेशन पे ही उतर आएगा, है ना। और जहाँ तक रही बात मेंडेलियन कैरेक्टर्स की, तो इस मामले में क्या होता है, आरएनए थोड़ा बेटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डीएनए जो है, ओके, डीएनए खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद के कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए खुद किस पे डिपेंडेंट होता है, आरएनए पे डिपेंड होता है। अभी जब अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये कि जो सेंट्रल डोगमा दिया गया था, ठीक है, तो उसमें क्या था कि डीएनए कन्वर्ट्स टू व्हाट, आरएनए, एंड आरएनए कन्वर्ट्स टू दी प्रोटीन्स, ठीक है, फिर वो आगे जाके अमीनो एसिड कोड करते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, जो भी होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोसेस था ट्रांसक्रिप्शन का, दैट इज डीएनए टू आरएनए, ओके, तो दैट टेक्स प्लेस, उसी के बाद क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है। दैट्स वाई क्या है, इस मामले में थोड़ा आरएनए बेटर होता है कि डीएनए तो खुद आरएनए पे डिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन आरएनए क्या करता है कि खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। तो इस मामले में क्या होता है, आरएनए स्टिल बेटर, लेकिन वही बात है कि ले दे के जो चीज़ वहाँ पे अटक जाती है कि आरएनए क्या होता है, कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए जो डीएनए है वो इवॉल्व हुआ, वो बना क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, इसलिए क्या बना हमारा, डीएनए बना क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल होने की क्या कर रहे हैं, क्वालिटीज़ को पूरा तो कर रहे हैं, है ना। कुछ आरएनए थोड़ा कम कर रहा है, डीएनए थोड़ा ज़्यादा कर रहा है। तो ये भी पाया गया था कि भाई जो आरएनए है वो भी क्या था, जेनेटिक मटेरियल था, ओके, जेनेटिक मटेरियल है, ओके।
तो लेकिन वही चीज़ थी कि आरएनए जब स्टेबल नहीं था, आरएनए स्टेबल नहीं होता, आरएनए जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल के साथ एज अ कैटलिस्ट भी एक्ट करता है, और कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है तो मतलब रिएक्टिव ज़्यादा है। तो यही कुछ रीजंस थे कि डीएनए इवॉल्व हुआ और डीएनए क्या बना, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल था, इसलिए वो क्या है सबसे ज़्यादा सूटेबल है फॉर दी जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब ये तो थी आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, दूसरा जो अपन एक चीज डिस्कस करेंगे दैट इज द रेप्लिकेशन। ओके, दैट इज द रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग replica. Okay, it is the process of producing what? Replica. And replica means what? The copy. ठीक है, रेप्लिका का मतलब क्या होता है? कॉपी। तो वो प्रोसेस जिसमें कुछ भी या यहाँ पे अपन डीएनए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये प्रोसेस क्या होता है जिसमें डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपीज बनाता है, अपने ही जैसे दिखने वाले क्या बनाता है, डीएनएज बनाता है। ठीक है, ये इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। इसमें एक चीज़ बस बताने लायक है इस टॉपिक में, ज़्यादा बाकी तो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ये बताने लायक है कि जो हमारा वॉटसन एंड क्रिक थे, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, उन्होंने क्या कहा, यू कैन रीड द एग्जैक्ट सेंटेंस फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, ओके, बट उन्होंने क्या कहा बेसिकली कि जो हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री ये जो पेयर्स है उसका जो कंसेप्ट दिया है, मतलब कि भाई एक का अगर आपको सीक्वेंस पता हो तो एक का आप क्या कर सकते हो, सीक्वेंस खुद से पता लगा सकते हो, क्योंकि क्या होता है ये बेस पेयर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स का जो कंसेप्ट दिया था, ठीक है, उसी के साथ हमने क्या दे दिया, पॉसिबल रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म भी दे दिया, है ना। उन्होंने क्या कहा कि भाई जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का जब कंसेप्ट दिया तो हमने उसी के साथ साथ क्या किया कि जो पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म या पॉसिबल रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है वो भी कहीं ना कहीं क्या कर दिया, सजेस्ट कर दिया। ओके, आप सजेस्ट कैसे कर दिया, ये कहते हैं वॉटसन एंड क्रिक कहते हैं कि भाई जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, ठीक है, जो दो स्ट्रैंड्स है, डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डीएनए के कितने होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ओके, अब उन्होंने पहले भी क्या कहा था कि भाई जो इसमें से एक स्ट्रैंड का पता हो तो आप दूसरे स्ट्रैंड का क्या कर सकते हो, जो सीक्वेंस है वो क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। तो अब इन्होंने क्या कहा कि जो अगर इन ये दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, आपस में अलग हो जाते हैं। ओके, अलग होके क्या करता है कि एक स्ट्रैंड, मतलब हर एक स्ट्रैंड बेसिकली, ठीक है, एक स्ट्रैंड क्या करता है, एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है। ठीक है, जब क्या होता है ये डीएनए सेपरेट हो जाता है तो जो सिंगल स्ट्रैंड्स हैं, ओके, दे एक्ट एज व्हाट, टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अनदर डीएनए। ठीक है, ये क्या करता है, टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अनदर डीएनए। ठीक है, जब ये अलग हो गए तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक्ट एज अ टेम्पलेट। और टेम्पलेट का मतलब मैंने तभी आपको पहले बताया था कि बेसिकली एज अ बेस, है ना, ये एक बेस बना के रख रहा है कि भाई आपको इसी हिसाब से क्या करना है, दूसरे का सिंथेसिस करना है। तो जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो ये पुराना वाला स्ट्रैंड है, ये तो कौन से, इस डीएनए का है, ठीक है,
और इसके रेस्पेक्ट में क्या होता है, ये नया स्ट्रैंड क्या हो जाता है, सिंथेसाइज होता है। ओके, तो इन्होंने इस कंसेप्ट को क्या कहा, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। और सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा, कि कंजर्वेटिव तो क्या होता है कि अगर पूरा ही पेरेंटल डीएनए है या पूरा ही अगर क्या है डॉटर डीएनए, लेकिन इसमें क्या है सेमी कंजर्वेटिव, मतलब कि नए डीएनए में क्या है, आधा है ना, आधा जो डीएनए है वो किसका है, पेरेंटल डीएनए का पार्ट है। जो आधा डीएनए है वो किसका पार्ट है, पेरेंटल डीएनए का पार्ट है। और जो आधा पार्ट है वो कौन सा है, न्यू डीएनए है। और आधा कौन सा है, पेरेंटल डीएनए। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। मतलब आधा क्या करता है, ये पेरेंटल डीएनए को ही रखता है, और आधा जो होता है, मतलब इस डबल हेलिक्स में से एक स्ट्रैंड जो होता है वो क्या होता है, न्यू डीएनए सिंथेसिस होता है, और एक क्या होता है, पेरेंटल का होता है। ठीक है, तो ये था सेमी कंजर्वेशन का कंसेप्ट। अब इस चीज को किसने प्रूव किया था, मेसेल्सन और स्टाल ने। ठीक है, इस चीज को प्रूव किसने किया, मेसेल्सन और स्टाल ने इन 1958। वही चीज है कि किसी ने कह तो दी, लेकिन हम माने कैसे। सबके वो होता है कि भाई हम किसी के कहने पे कैसे मान ले, हम तो खुद करके देखेंगे, है ना, कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मेसेल्सन और स्टाल ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, डीएनए को, सॉरी ई कोलाई को लिया। ओके, इन्होंने क्या लिया, ई कोलाई को लिया अपने एक्सपेरिमेंट में। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, इनको जनरली चूज कर लेते हैं क्योंकि इनका जो रेप्लिकेशन और ये सब टाइम होता है ना, वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ये सूटेबल होती है कि अपन जल्दी जल्दी क्या कर सके, स्टडीज कर सके इन पे। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उनको क्या कराया, ग्रो कराया। किस पे, NH4Cl, NH4Cl पे क्या कराया, इनको ग्रो कराया। और यहाँ जो N था, जो नाइट्रोजन था, ठीक है, वो N15 था, जो कि क्या होता है, हैवी नाइट्रोजन होता है। उन्होंने क्या लिया, जो NH4Cl लिया उसमें जो नाइट्रोजन लिया वो क्या लिया, हैवी नाइट्रोजन लिया। ठीक है, और हैवी नाइट्रोजन से हमारा क्या मतलब है, ठीक है, हैवी नाइट्रोजन लिया। हैवी नाइट्रोजन से मतलब क्या है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, अब इन्होंने क्या किया कि ई कोलाई को वहाँ पे ग्रो कराया। ओके, ई कोलाई को क्या कराया, वहाँ पे ग्रो कराया काफ़ी जनरेशन्स तक, ताकि क्या हो कि ये जो ये जो नाइट्रोजन है वो डीएनए में अच्छी तरह से अपटेक हो जाए। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इसको ग्रो कराया ताकि जो नाइट्रोजन है, जो ये हैवी नाइट्रोजन है, वो क्या हो जाए, पूरा डीएनए अच्छे से अपटेक कर ले। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सीजियम क्लोराइड लिया। ठीक है, सीजियम क्लोराइड के साथ इनका जब डेंसिटी टेस्ट किया, जब सेंट्रीफ्यूगेशन करके जब डेंसिटी टेस्ट किया, ठीक है, तो पहले किसको यूज़ किसको किया इन्होंने, सीजियम क्लोराइड। ओके, इसमें क्या किया इन्होंने, डेंसिटी जब टेस्ट की इसकी, तो ये क्या था, हैवी था। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि ये जो बैक्टीरिया को इन्होंने NH4Cl पे कराया था, मतलब हैवी नाइट्रोजन के उस मीडियम पे ग्रो कराया था, वहाँ से क्या किया उन्होंने, बैक्टीरिया को लिया। ठीक है, और उसके बाद उनको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया ऑन मीडियम कंटेनिंग
NH4Cl14, ठीक है। ये जो NH4Cl14 है, मतलब ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड क्या है, नाइट्रोजन का सोर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे जो नाइट्रोजन था वो क्या था, हैवी नाइट्रोजन, लेकिन ये जो N14 होता है ये क्या होता है, लाइट नाइट्रोजन। ये क्या होता है, लाइट नाइट्रोजन होता है। और लाइट नाइट्रोजन से हमारा क्या मतलब है कि इसकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, ओके। अब इन्होंने क्या कराया कि इस ई कोलाई को जिसके पास क्या था, N15 का डीएनए था, ठीक है। अब क्या किया, जो ई कोलाई को जनरेशंस, बहुत सारी जनरेशंस को क्या कराया इन्होंने, वहीं पे ग्रो कराया, N15 कंटेनिंग मीडियम पे क्या कराया, ग्रो कराया। फिर इन सेल्स को क्या कर दिया, यहाँ ट्रांसफर कर दिया, दैट इज N14 कंटेनिंग मीडियम पे, ओके। उसके बाद क्या किया कि इनको 20 मिनट्स के बाद ऑब्जर्व किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 20 मिनट्स के बाद इसको ऑब्जर्व किया, सेल्स को तोड़ा, ठीक है, बैक्टीरिया को निकाला बाहर, ओके। आफ्टर 20 मिनट्स इन्होंने क्या किया, इसको सेल को जब ब्रेक किया, ओके, और डीएनए को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, तो इनको क्या चीज़ मिली, जब इन्होंने वापस डेंसिटी देखी, ठीक है, जब 20 मिनट्स के बाद इनको ग्रो कराने के बाद, जब 20 मिनट्स के बाद इन्होंने N14 से एक बैक्टीरिया उठाया और उनकी जब डीएनए को एग्जामिन किया डेंसिटी में, ठीक है, तो उनकी डेंसिटी क्या आई, मीडियम आई, ठीक है। उनकी डेंसिटी क्या आई, मीडियम आई। मतलब अगर सिर्फ N15 कंटेनिंग क्या होता, डीएनए होता, तो क्या आ जाती, डेंसिटी हाई आ जाती, ठीक है। और अगर डीएनए में सिर्फ और सिर्फ N14 होता, ठीक है, तो डेंसिटी क्या आ जाती, लाइट आ जाती। लेकिन जब 20 मिनट्स बाद देखा तो डेंसिटी आई क्या, मीडियम, ठीक है, डेंसिटी क्या आई, मीडियम आई, ओके। इसका मतलब क्या है कि डीएनए हाइब्रिड था। हाइब्रिड मतलब कि जिसमें एक स्ट्रैंड तो था N14 का, ठीक है, एक स्ट्रैंड था N14 का और एक स्ट्रैंड था N15 का, ठीक है। एक स्ट्रैंड था N14 का और एक स्ट्रैंड किसका था, N15 का था, ओके। और अगर अपन एक बार जैसे जो आपकी बुक में डायग्राम दिया है उसको लेके चले, तो मतलब अगर एक बैक्टीरिया के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, एक बैक्टीरिया में भी कितने, दो डबल हेलिक्स, मतलब एक डबल हेलिक्स होगा, मतलब कितने होंगे, दो स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब अपन ने क्या किया कि दो स्ट्रैंड्स को बेसिकली एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको जब एक बैक्टीरिया में से कितने निकलेंगे, अपने दो स्ट्रैंड्स निकलेंगे, ड्यूप्लीकेशन हो रहा है ना, ओके। तो अपन मान लेते हैं कि जो हाइब्रिड निकाला, अभी जो 20 मिनट्स बाद अपन ने जनरेशन चेक की, ओके, तो उसमें अपन को क्या मिला, मीडियम डेंसिटी मिली। मतलब कि क्या है, डीएनए हाइब्रिड है। मतलब क्या है, डीएनए हाइब्रिड है, ओके। फिर उन्होंने जब 40 मिनट बाद, जब उन्होंने 40 मिनट बाद वापस से सेल को एग्जामिन किया, ठीक है, तो उनको क्या देखने को मिला कि जो डेंसिटी अब है वो कुछ मीडियम में भी आ रही है, कुछ स्ट्रैंड्स मीडियम में भी आ रहे हैं और कुछ स्ट्रैंड्स कहाँ आ रहे हैं, लाइट वाले रीजन में आ रहे हैं। जो CaCl के साथ, जो सीजियम क्लोराइड के साथ उन्होंने डेंसिटी चेक की, ठीक है, तो 40 मिनट्स के बाद जब उन्होंने चेक की, पहले तो क्या की, इस स्टेज पे की उन्होंने, तो सपोज ये हाई जोन है, ठीक है, ये मीडियम जोन है और ये लाइट जोन है, ठीक है। तो इस स्टेज पे जब इन्होंने डेंसिटी चेक की थी तो कहाँ आई थी, मीडियम में आई थी, ठीक है। लेकिन इस बार जब इन्होंने डेंसिटी चेक की 40 मिनट्स के बाद, ठीक है,
तो जो इनकी डेंसिटी थी वो क्या थी, मीडियम में तो आए ही आए कुछ स्ट्रैंड्स, ठीक है, मीडियम डेंसिटी के कुछ स्ट्रैंड्स तो थे, लेकिन क्या थे, लाइट के ज्यादा थे, ठीक है, लेकिन क्या थे, लाइट वाला जो डेंसिटी का एरिया था उसमें क्या थे, ज्यादा थे। कैसे, क्योंकि अब तो जो सोर्स बचा है, ठीक है, ये हाइब्रिड डीएनए भी आ गया, तो भी अब तो जो सोर्स बचा है मीडियम का डीएनए का वो क्या है, N14 है, क्योंकि अब किस में है, N14 के कल्चर में पढ़े हैं। तो अब जो डीएनए, जो नया डीएनए ऐड होगा, ठीक है, इतनी तो आपको शायद बात समझ आ रही है कि अब जो भी नया डीएनए ऐड हो रहा है ना, ये सब तो अब क्या करेंगे, टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, इतना तो अपन को समझ आया, ठीक है। लेकिन अब जो नया डीएनए आएगा वो N14 का ही डीएनए आएगा, इतनी बात तो समझ आ गई, क्योंकि N14 कंटेनिंग अपन मीडियम में बैठे हैं, ओके। तो ये क्या हो गए, सेपरेट पेरेंट डीएनए को मैं अभी पिंक से ही बना रही हूँ, ठीक है, डॉटर को दूसरे कलर से बनाएंगे। ये क्या हो गए, स्ट्रैंड्स अलग हो गए, ये एक स्ट्रैंड अलग, ये दूसरा स्ट्रैंड अलग, ये तीसरा स्ट्रैंड अलग, और ये चौथा स्ट्रैंड अलग, ठीक है। इनमें से क्या है, दो तो N14 के स्ट्रैंड है, एक और दो, ठीक है, दो N14 के स्ट्रैंड्स है, ओके, और दो कौन से हैं, N15 के स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, N15, ठीक है। तो अब जो भी नया डीएनए मतलब डॉटर डीएनए ऐड होगा इसमें, वो अपन समझ सकते हैं कि ये ब्लू पर्पल कलर से बनाया है, वो कौन सा हमारा डॉटर डीएनए है, न्यू डीएनए, ये सब क्या होंगे, N14 के, क्योंकि अब जो भी डीएनए है अपने पास, जो नया डीएनए सिंथेसाइज होगा वो N14 कंटेनिंग मीडियम में है, तो उस डीएनए में भी क्या होगा, N14 ही होगा, है ना। तो ये नए डीएनए स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो हाइब्रिड है, ठीक है, हाइब्रिड तो क्या है, दो ही है, हाइब्रिड कितने हैं, दो डीएनए हैं, और N14 के कितने सारे स्ट्रैंड्स है इसमें, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो लाइट वाला सेक्शन है उसमें इनको क्या मिले, ज्यादा स्ट्रैंड्स मिले। इससे अपन को क्या प्रूव हो गया कि डीएनए तो भाई क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। इन डेंसिटीज की वजह से इनको क्या पता चला कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है। फर्स्ट वाला स्टेप भी आपको समझ आया ना, कि पहले क्या था, डीएनए N15 कंटेनिंग मीडियम में था, ठीक है। तो जिस बैक्टीरियल सेल को अपन ने उस N14 में डाला, उसका डीएनए कैसा दिख रहा होगा, N15 पे सिर्फ जब ग्रो कर रहा था, ठीक है, N15 कंटेनिंग मीडियम का जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो ऐसा दिखता था, ओके, दोनों स्ट्रैंड्स N15 के, ओके। जैसे ही इन्होंने क्या किया, N14 कंटेनिंग मीडियम में डाला, ठीक है, उसके बाद क्या हो गए, रेप्लिकेशन के लिए दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, ये अलग हो गए आपस में, ओके। तो एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है, ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ टेम्पलेट। ये पुराने वाले डीएनए मतलब पेरेंटल डीएनए, ये पेरेंट है, ये पेरेंटल डीएनए, ठीक है। अब क्या है, जो N14 कंटेनिंग मीडियम है, यहाँ पे अपन क्या कर चुके हैं, इनको N14 कंटेनिंग मीडियम में डाल चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से अपन को क्या पता चल गया कि भाई अब जो नया डीएनए बन रहा है, ओके, वो N14 से ही बनेगा, है ना, क्योंकि अब तो मीडियम कौन सा है, N14 है। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होता है, तो डीएनए क्या कर रहा है, उस नाइट्रोजन को टेकअप कर रहा है, और अब जो डीएनए बना नया, वो कौन सा बना, N14 का। ये पिंक वाला क्या है, N14 है, और हमारा डॉटर डीएनए, और ये जो पर्पल से मैंने बनाया है वो क्या है, हमारा N15 या पेरेंटल डीएनए, ठीक है। इसलिए अपन ने जब 20 मिनट्स बाद देखा तो अपन को क्या दिखा इसमें, कि यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए दिख रहा है, दैट इज N14, और N15 वाला डीएनए दिख रहा है हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। इसको जब उन्होंने सेंट्रीफिकेशन करके और ब्लेंड करके देखा, तो इनको क्या दिखा कि भाई ये डीएनए क्या कर रहा है, सेमी कंजर्वेटिवली क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिवली डिवाइड करने का इनका क्या मतलब था, कि भाई ये जो डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए क्या कर रहा है, एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड को ही रख रहा है, और एक क्या कर रहा है, अपना नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कंजर्विंग द पेरेंटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑल्सो, ओके।
तो लेकिन एक ही स्ट्रैंड है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। ओके, तो मेसेल्सन और स्टाल ने क्या कर दिया था, इस चीज को प्रूव कर दिया था कि भाई जो डीएनए है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, अब ये तो ठीक है भाई, रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, क्या होता है, और मतलब सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये तो अब अपन को पता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट करता कैसे, ओके, ये हमको नहीं पता अभी तक कि डीएनए रेप्लिकेट एग्जैक्टली करता कैसे। क्या ये ऐसे ही अलग हो जाता है? हमने बोला था कि जो डीएनए हेलिक्स होता है वो स्टेबलाइज किससे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्या आपको लगता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बस ऐसे ही टूट जाते हैं? कुछ तो ऐसी चीजें होती है जो क्या करती है, इन बॉन्ड्स को तोड़ती है, इस सारे प्रोसेस को क्या करती है, अंजाम देती है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इस रेप्लिकेशन में कौन से क्या इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन एंजाइम्स एंड मशीनरी। ठीक है, कि इन सब में हेल्प करता कौन है, इस डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर कौन रहा है ना। तो अब इसमें क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड प्लस ट्राइफॉस्फेट। डीएनए हेलिकेज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए लाइगेज डीएनए टोपोआइसोमरेज डीएनए प्राइमेज ओराई। इतना सब क्या होता है कि हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सबसे पहला जो मेन एंजाइम इसका है वो कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, रेप्लिकेशन का काम करता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे रेप्लिकेशन का काम करता है कि जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है, उसके पास में जो न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे वो कौन सा बनाएगा, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बनाता है। ठीक है, सेकंड जो है कि हमको इस प्रोसेस के लिए क्या होती है, एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये इस प्रोसेस के लिए क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इस प्रोसेस के लिए एनर्जी देता है। ओके, जो थर्ड है एंजाइम है दैट इज दी डीएनए हेलिकेज, जो क्या करता है कि हमारे डीएनए हेलिक्स को तोड़ता है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, हमारे डीएनए हेलिक्स को तोड़ रहा है। ओके, द फोर्थ एंजाइम, और इट इज नॉट अ एंजाइम, बेसिकली इट इज अ प्रोटीन। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसएसबी भी बोलते हैं। ओके, एसएसबी का क्या मतलब है कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे जो अलग अलग हुए हुए स्ट्रैंड्स है उसको क्या करके रखता है, स्टेबलाइज करके रखता है। ओके, जो फिफ्थ है डीएनए लाइगेज, वो क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड्स को जोड़ने के काम आता है। कौन से डीएनए स्ट्रैंड्स को जोड़ने के काम आता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ठीक है, जो फिफ्थ
सॉरी व्हाट एंजाइम, ओके, जो सिक्स्थ एंजाइम है दैट इज द डीएनए टोपोआइसोमरेज. ओके, इट हेल्प्स इन व्हाट, इट हेल्प्स इन रिलीविंग द टेंशन इन द स्ट्रैंड्स. टेंशन कैसे आती है और किस टेंशन को ये रिलीव करता है ये भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, द सेवेंथ इज द डीएनए प्राइमेस. ओके, ये क्या करता है कि प्राइमर बनाने में हेल्प करता है. ओके, and the last one is the ori, that is the origin of the replication. Okay, so these are the sites where the replication starts. So these are the basic machineries that have been used by our body for the replication of the enzyme. One more thing that I would like to mention here is कि ये जो DNA का process होता है it should be very very accurate. And बिकॉज वाई, क्योंकि अगर ये एक्यूरेट नहीं हुआ, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हमारे डीएनए के सीक्वेंस में क्या आ जाएंगे, सडन चेंजेस आ जाएंगे. और इस सडन चेंजेस की वजह से क्या प्रोसेस होता है, म्यूटेशन. सो दिस होल प्रोसेस, दीज ऑल एंजाइम्स शुड बी वेरी एक्यूरेट टुवर्ड्स देयर वर्क, बिकॉज इफ दे आर नॉट एक्यूरेट द म्यूटेशन विल टेक प्लेस और हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारे जो भी फिनोटाइप्स वगैरह वो क्या हो जाएंगे, सब बिगड़ जाएंगे. क्या है, कैसे है, क्या काम करता है, ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.